Welcome back on my YouTube channel Academy of Political Science with पूजा मैम। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट को, जिसमें हम समझते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, मुख्य विशेषताएं क्या थीं। हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो कि पास किया गया विलियम पिट द एंगर के द्वारा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम थे और यह एक युवा प्रधानमंत्री थे जो नए विचारधारा से प्रभावित थे। और इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट पास ही इसलिए किया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक लंबे टाइम से मनमानी कर रही थी, उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करना शुरू करी और एक ऐसी कंपनी जो लगभग दिवालिया स्थिति में जा रही थी, ऐसे कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया गया और इस कंपनी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसका एक स्लोगन ही समझ लो, ये मेन पर्पज ही ये था कि रेगुलेशन नहीं, अब कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, पूरी तरह से कंट्रोल चाहिए। तो इस विचारधारा से प्रभावित होकर पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया गया। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, चूँकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय जो थे उनके द्वारा पास किया गया था, तो ये एक्ट उन्हीं के नाम से ही प्रभावित है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को सीमित किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी पे पूरी तरह से अंकुश या कंट्रोल किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें पहली बार भारत में द्वैध शासन या ड्वेल कंट्रोल, या कह सकते हो कि ड्वेल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाता है, ड्वेल गवर्नेंस को की स्थापना की जाती है, ड्वेल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यह पहला ऐसा एक्ट था जिसमें कंपनी के जो कार्य थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें कहा गया पहला कार्य जो होगा वो व्यापारिक कार्य होगा जिसे कॉमर्शियल फंक्शंस कहा जाएगा, और दूसरा कार्य जो होगा जो कि पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होगा जिसे पॉलिटिकल फंक्शंस कहा जाएगा। तो इस तरह से इस एक्ट में इन दोनों कार्यों का डिवीज़न किया गया। ये डिवीज़न ही इसीलिए किया गया था कि जो पॉलिटिकल और प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, उस पे डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो सके। तो हम देखते हैं कि कंपनी के कार्यों को 2 भागों में विभाजित जब कर दिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि देखो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम लोग एक वाणिज्यिक, ये एक कह सकते हो कि व्यापारिक कार्य के लिए यहाँ पे आए थे, तो अब वही करो। मतलब उस कार्य को पूरी तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या व्यापारिक कार्य के रूप में रखा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पक्ष में। दूसरा जो कार्य है पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य जो रहेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस रहेंगे, उसको दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पूरी तरह से यूके गवर्नमेंट का कंट्रोल था। डायरेक्टर्स जो हैं इनको व्यापारिक कार्य दिया गया और यह इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप व्यापार के लिए आए थे ना यहाँ पे, तो अब आप केवल व्यापार का कार्य करोगे। बेसिकली ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। जो चूँकि ये पहले जीजी यानी गवर्नर जनरल को चुनने में इनका महत्वपूर्ण रोल था, बट अब जो है इनका कंट्रोल, इनका ये इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ से हटा दिया गया। गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने में, चुनने में इनका कोई रोल नहीं रहेगा। अब ये केवल और केवल व्यापार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में। राजनीतिक कार्य या प्रशासनिक कार्य जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जा रहा था,
उसके संरचना को अगर हम देखें तो इसमें कुल 6 मेंबर्स होंगे। यह सभी 6 सदस्य जो होंगे इनके द्वारा चुनाव किया जाएगा, यही चुनेंगे गवर्नर जनरल को। मतलब इन सभी 6 मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या कह सकते हो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया गया था। इसमें आप देखोगे कि ये जो सभी मेंबर्स 6 मेंबर थे, इन्हें पूरा अधिकार, पूरी छूट दी गई कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे जितने भी सिस्टम्स हैं उनको ये रिव्यू कर सकते हैं, उस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल मेंबर्स जो थे उनके बारे में समझते हैं। तो एक इसमें जो सदस्य होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वित्त मंत्री होगा। दूसरा जो सदस्य होगा वो सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट होगा, जिसे राज्य सचिव कहा जाएगा। बाकी जो 4 मेंबर्स होंगे, जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हो, बाकी जो 4 मेंबर्स होंगे ये प्रिवी काउंसिल के काउंसलर ऑफ मेंबर्स होंगे। ठीक है, मतलब प्रिवी 4 मेंबर्स जो होंगे वो प्रिवी काउंसलर्स मेंबर्स होंगे। तो इस प्रकार से ये 6 मेंबर्स जो होंगे वो गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने में या इलेक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है। ये जो 6 मेंबर्स हैं ये इनका काम होगा क्राउन को सजेशन देना। ठीक है, और ये प्रशासनिक क्षेत्र में दक्ष लोग थे, मतलब कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट थे, प्रशासन के विशेषज्ञ थे, और इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के चुनाव के लिए। 1784 के इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इन 3 सदस्यों में ऐड किया गया कमांडर इन चीफ को, जो कि ब्रिटिश क्राउन का सेनापति था, जो कि इंडिया में ब्रिटिश क्राउन की जो सेना थी उसका कमांडर इन चीफ था, सेनापति था। तो कुल मिला के ये 3 मेंबर, जिसमें एक कमांडर इन चीफ भी शामिल था, प्लस गवर्नर जनरल को ऐड किया गया। टोटल हो गए 4। अब इन चारों में गवर्नर जनरल को एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया कास्टिंग वोट का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो स्ट्रक्चर पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें टोटल मेंबर 5 थे, जिसमें 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे प्लस 1 जीजी था। वो स्ट्रक्चर अब कुछ इस प्रकार से हो गया, जिसमें 3 मेंबर्स थे, एक गवर्नर जनरल था और गवर्नर जनरल के पास एक अलग से सुपर पावर था, जिसे कास्टिंग वोट कहा जा सकता है। इस प्रकार से आप देखोगे जो भी डिसीजन लेना होता था वो 3 प्लस जीजी इनके आधार पर लिया जाता था। बट जब जो डिसीजन गवर्नर जनरल के अनुसार नहीं होता था तो उसमें उसके पास सुपर पावर का वो यूज़ करता था, यानी कि कास्टिंग वोट का यूज़ करता था। तो अधिकतर जो फैसले होते थे वो गवर्नर जनरल के पक्ष में जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया इस एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस एक्ट के अंतर्गत भारत में कार्य करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई करने के लिए ब्रिटेन में एक अलग कोर्ट की स्थापना की गई और इनसे जुड़े जो भी केसेस होते थे उसको ब्रिटेन के इस कोर्ट में सुना जाता था। नेक्स्ट, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया इस एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय गवर्नर जनरल को देसी राजाओं के साथ युद्ध या संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसकी समीक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कर सकता था। तो दूसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का भी अधिकार दिया गया। तो कुल मिलाकर के इन शॉर्ट में समझा जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य ही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर को ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले जाना, ठीक है। और गवर्नर जनरल जो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का यूके की गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, उसको अधिक पावरफुल बनाना। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो इस क्लास में हमने डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड हो सके। और लेक्चर अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों और लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।